तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन in slowly moving slowly moving the block slowly moving the block from lowermost point to top of the incline, lowermost point to top of the incline, top of the incline, है ना। ऐसे देखो, इस तरह का सिचुएशन हमारे पास। इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे। देखो सिचुएशन है, ये जो एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है ना, ये जो एंगल दिया हुआ है बीटा, ठीक है ना। और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, यहाँ ब्लॉक का मास है m, ठीक है ना। और ये जो लेंथ है l। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लॉक जो है यहाँ से लोअर मोस्ट पॉइंट से ये कहीं अपर पॉइंट पर यहाँ पहुंचता है। तो ये पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। देखो इसको हटा देते हैं। चलो देखते हैं हम, इसका पहले बीडी ड्रॉ करेंगे, है ना। इसका भी ड्रॉ करें। तो जब ब्लॉक यहाँ रहता है, ठीक है, जब ब्लॉक यहाँ रहेगा तो इसका एफ बी डी क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हम कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिया एक्स, ठीक है ना। यहाँ से आता इसका वेट जो लगेगा वो तो बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे।
इसका वेट जो लगेगा तो बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा ऐसे, है ना। और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। ये हमने बताया है फ्री बॉडी डायग्राम में, हमें उम्मीद है फ्री बॉडी डायग्राम सबको आ रहा होगा। और इधर लगेगा फ्रिक्शन, है ना। तब यहाँ देखो तो क्या हो रहा होगा, यहाँ जो वेट लगेगा इसका mg, और ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा। जो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं जानते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जानना है कि वेट लगेगा डाउनवर्ड, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होता है, ये हमने बताया। कैसे होता है उस पर ध्यान मत दो, अभी ध्यान दो कि अल्फा है तो अल्फा होगा। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, mg cos अल्फा। और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, mg sin अल्फा, ठीक है ना। साथ ही साथ फ्रिक्शन आएगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा F, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि इस फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन बताइए, ठीक है, इस फ्रिक्शन के द्वारा। तो mg sin थीटा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ n ड्रॉ कर लें, यहाँ लिख लें n। तो फ्रिक्शन फोर्स पहले हमारे पास क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू होगा म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा, mg cos अल्फा, तो हो जाएगा mg cos अल्फा, ठीक है। तो म्यू mg cos अल्फा ये आ गया, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, अभी हमने बताया वर्क डन इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ तो हमने निकाल लिया, अब एस निकालना होगा, मतलब ब्लॉक यहां से यहां गया होगा तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एस, क्या मान लेते हैं हम, एस मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को एस मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगा क्या आएगा, एस, एस ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो यहाँ एक फिगर बना लेते हैं, देखो ये तो एक्स है, इस फिगर को अलग लिख रहे हैं, और ये एस है और ये अल्फा है। तो हम cos अल्फा इक्वल टू लिखेंगे, cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया एक्स और हाइपोटेनस हो गया एस। तो एस cos अल्फा इक्वल टू एक्स आएगा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन cos अल्फा, ये डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स का वैल्यू रखना है यहाँ, फोर्स का वैल्यू हमने निकाला है म्यू एम जी कॉस अल्फा, ए से हमने निकाल लिया एक्स अपॉन कॉस अल्फा, एक्स अपॉन कॉस अल्फा इनटू कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा 180 डिग्री। कैसे देखो, फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो cos 180 हो, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो एक cos अल्फा और एक cos अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 180 माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, तो ही वर्क डन आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, यहाँ से यहाँ तक ना, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा,
तब भी वर्क डन होगा, तब भी वर्क डन होगा, है ना। तो क्या करेंगे देखो, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना, फिर आगे की बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ देखो, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो लगा के देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे जब ब्लॉक अगेन ऊपर जाता है, ये जो था ये सेम रहेगा, ये लाइन यहाँ तक सेम रहेगा ना। अब ब्लॉक कहीं यहाँ चला गया, सेम है ना। अब यहाँ तो ये तो म्यू था ही, यहाँ अल्फा था, यहाँ तो अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, यहाँ तक x था, ये y मान लिया। अब देखो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, वेट अभी हमने बताया किधर लगता है भाई, ये डाउनवर्ड लगेगा ना। तो इसका वेट लगेगा, ऐसे लिख लेते हैं डाउनवर्ड, और एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब देखो अब यहाँ क्या है, और फ्रिक्शन जो लगेगा इस केस में कुछ ऐसे लगेगा, ये लगेगा ना। तो यहाँ लगा mg, ये बीटा है, इस तरह ए अल्फा था तो वहां अल्फा हुआ था, तो ये बीटा है, तो ए एंगल जो हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा, बीटा। तो mg जिसके साथ एंगल बनाएगा mg cos बीटा, हम वेक्टर में पढ़े हैं इसको, mg cos बीटा। साथ ही साथ ये जो है ना, ये नॉर्मल लगाएगा, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और नॉर्मल फोर्स है n, ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है F। तो यहाँ जो आएगा हम लोग क्या कर सकते हैं समझना, F इजिकल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू और n की जगह यहाँ जो देख रहे हो n की जगह पर हो जाएगा mg cos बीटा, तो हो जाएगा mg cos बीटा, ये आ गया। तो हमारे पास वर्क डन इक्वल टू होगा एफ एस cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ तो हमने निकाल लिया, एस निकालना है, एस निकालने के लिए हम इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये बीटा है और ये वाई है, ठीक है ना, ये बीटा है, ये वाई है, ये एस है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इस पॉइंट से पार्टिकल इस पॉइंट पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक तो एस हो जाएगा, एस हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे cos बीटा, cos बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से बेस क्या एस, एस इजिकल टू आ जाएगा
y अपॉन कॉस बीटा, y अपॉन कॉस। तो यहाँ से f का वैल्यू आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस बीटा इंटू एस का वैल्यू यहाँ निकाले हैं y अपॉन कॉस बीटा, कॉस थीटा जो होगा एफ और एस तो इस डायरेक्शन में हो गया, एस इस डायरेक्शन में और एफ इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री, 180। देख लो फिर से बता रहा हूँ, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 180, हो जाएगा 180। कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा म्यू एम जी इंटू वाई, और कॉस 180 का वैल्यू हो जाएगा माइनस, तो माइनस म्यू एम जी इंटू वाई, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, तो इस तरह से टोटल वर्क डन यहां से यहां तक का वर्क डन हमने निकाला है अभी, ठीक है ना। वर्क डन यहाँ क्या आया था माइनस म्यू एम जी एक्स, और यहां से यहां तक माइनस म्यू एम जी वाई, तो टोटल वर्क डन हम लिखे हैं तो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, जो पहले निकाले थे यहां से यहां तक के लिए, और साथ ही साथ अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया माइनस म्यू एम जी वाई, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉमन, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितने के बराबर हो जाएगा, ये टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा जो हमने एल लिया था। देखो ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो ही हो गया ना इसका, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ से लिखेंगे माइनस म्यू एम जी इंटू एल, एक्स प्लस वाई जो है ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यही आएगा, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यही आएगा, तो एक्स प्लस वाई को एल लिख सकते हैं, तो माइनस एम जी एल। तो वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इजकल टू माइनस एम जी माइनस म्यू एम जी एक्स प्लस वाई, या फिर लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी इंटू एल, कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो टोटल वर्क डन नहीं आएगा जो हमको कैलकुलेट करना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसको नोट कर लो। हो गया सर। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है ठीक है ना, इफ लिफ्ट इज आवाज हमारी पहुंच रही है ना, यस सर। ओके चलो ठीक है। इफ लिफ्ट इज मूविंग with constant velocity with constant lift is moving with constant velocity and block does not slip, and block does not slip block does not slip on rough inclined plane, on rough inclined plane
on rough inclined plane है ना, then find the work done by normal reaction, then find the work done by normal reaction, friction and gravity है ना। इस तरह का हमारा सिचुएशन है। ये हमारा जो है ये एंगल थीटा है, ये मास है m है ना, और v इक्वल टू है कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका बीडी सबसे पहले। इस टाइप का सिचुएशन हमारे पास है ना। मास सेम है, पहली बात ये है कि यहाँ एक फोर्स तो लगेगा mg, ठीक है ना। एक लाइन खींचेंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे है ना। और फ्रिक्शन जो लगेगा इस केस में, ठीक है ना, वो फ्रिक्शन कहीं इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इधर जो आएगा एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ mg लगेगा। ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसके साथ एंगल बनाएगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा हो जाएगा mg cos थीटा, हम वेक्टर में पढ़े हैं। जिसके साथ एंगल बनाएगा mg cos थीटा, और इधर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल n। अच्छा इसके बाद देखो, ये जो है v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ऊपर गया होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी यहाँ से ये ऊपर गया होगा vt डिस्टेंस, डायरेक्शन इसका अपवर्ड होगा। vt क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये अपवर्ड होगा। और इधर लगा फ्रिक्शन, यदि ये ब्लॉक मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड। यदि मान लो ये ब्लॉक मूव करता तो किधर मूव करता, डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट होगा, तो फ्रिक्शन इधर हो गया। अच्छा mg का एक कंपोनेंट देखो, इस mg का एक कंपोनेंट तो इधर हो गया mg cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और कंपोनेंट होगा जिसको बोलेंगे mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास आया, अगर मान लेते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा है तो भी थीटा होगा, तो ये एंगल हमको निकल जाएगा, कितना आएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है इसके और इसके बीच, ये जो एंगल है ये तो 90 है,
ए 90 है, तो टोटल 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल निकलेगा 90 माइनस थीटा। देखो टोटल एंगल 90, इसमें से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा, और ये एंगल है 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर है? मुझे लगता है बीडी हमने बताया है न्यूटन्स लॉ में, तो बीडी क्लियर होगा ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ एस कॉस थीटा, नहीं होता एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एफ के पोजीशन पर, एफ के पोजीशन पर क्या आएगा, एफ के पोजीशन पर आएगा, देखो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है और एम जी साइन थीटा है, ये दोनों फोर्स इक्वल रहा होगा। जब ये दोनों फोर्स इक्वल रहेगा तभी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर मान लो एम जी साइन थीटा ज्यादा बढ़ गया, एफ से ज्यादा हो गया, तो ब्लॉक डाउनवर्ड आ जाएगा, है ना। यानी ये ब्लॉक डाउनवर्ड तभी नहीं आएगा जब एम जी साइन थीटा और एफ इक्वल होंगे। तो एफ का वैल्यू रखेंगे एम जी साइन थीटा, और एस जो आएगा हमारे पास, एस का वैल्यू आएगा वीटी, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना, तो हो जाएगा वीटी आई इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस। ये देखो ध्यान रखना है कि थीटा यहाँ किसके बीच का एंगल है, थीटा यहाँ एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स तो एफ है और डिस्प्लेसमेंट है एस। तो देखो फोर्स एफ है, फ्रिक्शन फोर्स एफ, और डिस्प्लेसमेंट वीटी है, दोनों के बीच का एंगल निकाले 90 माइनस थीटा। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा रखेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल रखना है जो 90 माइनस थीटा है। तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू वी टी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा। तो हमारे पास आएगा एम जी इंटू वी टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा, एम जी इंटू वी टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के द्वारा वर्क। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन बताइए, साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन बताइए, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख लेते हैं वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ की जगह तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल, एफ की जगह नॉर्मल, तो एन एस कॉस थीटा। तो एन तो आ गया, एन की जगह पर देखो, एन की जगह पर क्या हो जाएगा, एन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। इस केस में एन जो इक्वल है एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे एम जी कॉस थीटा। एस तो वीटी होगा, एस तो वीटी होगा, आई इंटू कॉस, देखो एन की जगह रख लिया एम जी कॉस थीटा, एस के पोजीशन पर वीटी, कॉस है तो कॉस। अब थीटा निकालना है, थीटा किसके बीच होना चाहिए, तो थीटा होना चाहिए एन और डिस्प्लेसमेंट के बीच, क्योंकि हम लोग जो वर्क डन निकाल रहे हैं नॉर्मल फोर्स द्वारा निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ एन है और डिस्प्लेसमेंट क्या है वीटी, ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा रखते आ जाएगा एम जी इंटू वी टी, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये वर्क डन बाई नॉर्मल आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, वर्क डन बाई नॉर्मल आ जाएगा एम जी इंटू वी टू इंटू कॉस का थीटा। ये क्या आ गया, एम जी इंटू वी टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है ना। अब हमको ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन निकालना। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ग्रेविटी के द्वारा निकालो। हो गया सर। यहाँ जो है वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करेंगे तो फोर्स बाई ग्रेविटी इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ग्रेविटी जो फोर्स है, अब ग्रेविटी फोर्स यहाँ क्या है देखो, ग्रेविटी फोर्स तो यहाँ एम जी है ना, यहाँ रखेंगे एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, तो एम जी रखेंगे, क्या हो जाएगा एम जी इंटू एस क्या है वी टी, आई इंटू कॉस। एम जी और वी टी के बीच का एंगल देख लेते हैं, देखो एम जी ये है और वी टी ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हो दोनों अपोजिट, वी टी अपवर्ड है एम जी डाउनवर्ड, दोनों के बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो हम रखेंगे थीटा की जगह पर 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा एम जी वी टी, कॉस 180 का वैल्यू माइनस हो,
हो जाएगा mg माइनस mg इंटू vt, ठीक है ना, माइनस एम, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी यहीं आ जाएगा, माइनस mg इंटू vt, ठीक है भाई। अब देखो अगर हम इसको देखें तो ये तो तीनों निकल गए जो हमसे पूछ रहा था। अब एक थ्योरम होता है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी का मतलब देखो, ये ब्लॉक रेस्ट में था पहले और बाद में भी रेस्ट में ही है, मतलब ब्लॉक मूव कर ही नहीं रहा है। तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनली रेस्ट में भी है और इनिशियली भी रेस्ट में, तो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन टोटल जीरो आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या वर्क डन टोटल जीरो आएगा, देख लेते हैं। ये तो हो गया, वर्क डन टोटल लिखे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो फ्रिक्शन के द्वारा हमने निकाला था प्लस म्यू एम जी, फ्रिक्शन के द्वारा निकाले थे देखो एम जी इंटू वी टी, सॉरी म्यू नहीं है इसमें, एम जी इंटू वी टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस नॉर्मल के द्वारा निकाले थे एम जी इंटू वी टी कॉस स्क्वायर थीटा, और ग्रेविटी के द्वारा हम निकाले हैं माइनस एम जी वी टी, माइनस एम जी इंटू वी टी। तो एम जी वी टी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम जी वी टी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, एम जी वी टी इंटू 1 माइनस एम जी वी टी, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जीरो। तो वर्क डन टोटल क्या आ गया, जीरो। सही है, वर्क डन टोटल जीरो आ भी रहा है। इस तरह हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो वर्क डन टोटल जीरो आ गया, सही है। तो यहाँ जो हमने सीखा, क्या सीखा कि कैसे जो है हमने क्या क्या निकाला, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकाल लिया, नॉर्मल के द्वारा वर्क डन निकाल लिया और एमजी के द्वारा वर्क डन निकाल लिया, और फिर तीनों को ऐड करेंगे जीरो के बराबर आएगा, ठीक है, सही है। इसको नोट कर लो। सर हम इसका डायरेक्ट इक्वेशन रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इक्वेशन कैसे, जैसे कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया तो इसका ये वैल्यू है तो इसका वैल्यू दिया रहेगा, क्वेश्चन पे रख देंगे उसका, तो फ्रिक्शन का आ जाएगा। इसमें बात कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहेगा अलग से कि पूछेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे mgvt sin स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आ हाँ जाएगा हाँ इसका डेरिवेशन करेंगे जो कोई। हाँ, तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये हमको नॉर्मल पता है, फ्रिक्शन पता है और ग्रेविटी पता है ना, तो फिर हाँ ये सर। जीरो आएगा। हाँ सही है, जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये मास है, ये इसका नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है ना। ये जो है x1 इजकल टू x1 ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। x इजकल टू x1 मान लेते हैं, x इजकल टू x। अब इसको हमने खींच के कहीं यहाँ ला दिया ब्लॉक को, तो x इजकल टू हो गया x2, x इजकल टू x2,
ठीक है, x इक्वल टू x2। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, फोर्स जो स्प्रिंग का होता है माइनस के एक्स। क्या होता है, माइनस के एक्स, यहाँ लिख लेते हैं माइनस के एक्स बाई एक्स है ना, माइनस के एक्स। तो के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, एफ स्प्रिंग इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, x1 टू x2 तक, x1 टू x2 तक, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के एक्स, एफ स्प्रिंग है माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, x1 टू x2। तो हमको डिफ्रेंशिएशन आता है, हम यहाँ लिखेंगे माइनस के एक्स डी एक्स, x1 टू x2। तो ये जो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, x1 टू x2 हो जाएगा माइनस के बाई टू, अपर लिमिट x2 का स्क्वायर, लोअर लिमिट x1 का स्क्वायर। तो ये वर्क डन आएगा स्प्रिंग का, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, हम लोग लिख सकते हैं x1 इक्वल टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग इनिशियली, ठीक है ना। x2 इक्वल टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग फाइनली, है ना, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग फाइनली। एक्चुअली देखो, ये जो है ना स्प्रिंग, जैसे सिंपल है, तुम्हें एज्यूम करना है, ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम करना है। जो नॉर्मल लाइफ में तुम स्प्रिंग देखे होगे, पेन वगैरह में स्प्रिंग आता है, पेन में लगा हुआ रहता है स्प्रिंग, एक छोटा सा, है ना। तो उसको स्प्रिंग को तुम फील करो कि उस स्प्रिंग को तुम पेन से निकाल लिए, है ना, और उसको अपने सामने रख दिए। तो जो स्प्रिंग है वह स्प्रिंग कहलाएगा नेचुरल पोजीशन में। क्या कहलाएगा, नेचुरल पोजीशन में, ठीक है, नेचुरल पोजीशन। जैसा स्प्रिंग है वैसे ही तुमने रख दिया और नेचुरल पोजीशन हो गया। जैसे हमने यहाँ दिखाया है नेचुरल पोजीशन स्प्रिंग का, है ना, यह हमने दिखाया है स्प्रिंग का नेचुरल पोजीशन। देखो अब क्या है, अब तुम फील करना है तुमको कि जो स्प्रिंग तुम अपने सामने रखे थे उसको खींचो, थोड़ा सा खींचोगे तो ये कहीं यहाँ आ गया स्प्रिंग। तो जैसे तुमने खींचा तो इलोंगेशन हमने यहाँ डिफॉर्मेशन हमने दिखाया x1, क्या दिखाया x1। अब क्या किया तुमने कि थोड़ा सा और खींचा, तो और खींचे तो ये कहीं यहाँ आ गया। तो अब जो डिफॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, x2। तो इनिशियल डिफॉर्मेशन x1 और फाइनल डिफॉर्मेशन x2। तो यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वही वर्क डन हमको निकालना है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, देखो स्प्रिंग में अगर मान लो यहाँ हम एक रफ बनाते हैं तो समझ में आएगा। एक स्प्रिंग तुम इस तरह से ले लियो, है ना, अगर तुम फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए हुए हो, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, स्प्रिंग क्या करेगा, अपने पोजीशन को गेन करने के लिए तुम्हारे अपोजिट में फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब एक्सटर्नल के हमेशा अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगाता है। एक्सटर्नल है तो तुम अगर ऐसे खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स लगा स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अपने पोजीशन को गेन करने के लिए। तो ये स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है माइनस के एक्स। क्या होता है, माइनस के एक्स। तो ये तो खींचने की बात हो गई। अब क्या होगा, यदि स्प्रिंग को तुम कंप्रेस किए हो, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, एफ एक्सटर्नल, इसको दबा रहे हो, तुम्हें फील करना होगा कि स्प्रिंग को तुम दबा रहे हो। तो क्या होगा, स्प्रिंग पर, स्प्रिंग जो है अपने पोजीशन को गेन करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एफ एस इस डायरेक्शन में लगाएगा, एक्सटर्नल के अपोजिट। जब तुम दबा रहे थे स्प्रिंग को, जब तुम कंप्रेस कर रहे थे स्प्रिंग को, तब भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा
जो कंप्रेशन का डायरेक्शन है फोर्स का उसके अपोजिट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ भी अपोजिट लगाएगा, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। इस केस में या इस केस में जो वैल्यू होगा होगा माइनस के एक्स। हमने स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू यहाँ रख लिया, रिलेशन हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, के कांस्टेंट बाहर हो गया, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 को बाहर कर लिया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट एक्स की जगह पर रखेंगे x2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है x1 का स्क्वायर। तो इस तरह से वर्क डन हमको निकल गया माइनस के बाई 2, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, कि यहाँ क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, तो माइनस के बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे है ना। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। A spring is stretched by a distance x initially ठीक है ना, and work done by initially find work done by spring, find work done by spring, find work done by spring force, spring force if spring is further stretched by y, stretched by y, ठीक है ना, stretched by y, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले हम x स्ट्रेच करते हैं, फिर y करते हैं, अगेन फिर y करते हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हो, अभी उन्होंने बताया माइनस के बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, यही हमने निकाला है। यहाँ लिख सकते हैं यार x2 इक्वल टू x प्लस वाई, पहले तो x किए थे अगेन y किए, तो x2 का वैल्यू हो गया x प्लस वाई और x1 का वैल्यू हो गया x, तो हम यहाँ रख लेंगे वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे तो वर्क डन आ जाएगा माइनस के बाई 2, x2 की जगह रखेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर और x1 की जगह पर रखेंगे x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के बाई 2 और हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच के आएगा, तो वर्क डन आएगा माइनस के बाई 2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ 2x वाई रहेगा ना, वाई भी रहेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यही आएगा वर्क डन इस केस में, वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, इसको नोट कर लो। हो गया भाई, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।